सऊदी अरब के सहाफी जमाल खाशोगी के लापता होने के मामले में सऊदी हुकूमत के साथ अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि वो इस मामले में सऊदी शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि कुछ दिनों में जमाल खाशोगी का सच सामने आ जाएगा। सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खशोगी को लापता हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। तुर्की हुक्काम ने जमाल के कत्ल का खदशा जाहिर किया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि जमाल के लापता होने के मामले में उन्होंने माइक पोम्पियो से पूरी रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। उधर तुर्क पुलिस के तफ्तीशकारों और फॉरेंसिक माहिरीन ने इस्तांबुल में तैनात सऊदी काउंसिल जनरल की रिहाइश गाह की तलाशी ली है। ये मकान सऊदी काउंसिल खाने से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसी दौरान तुर्क तफ्तीशकार टीम ने सऊदी काउंसिल खाने की दोबारा तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक 12 घंटे चली इस तफ्तीशी मुहिम में तुर्क हुक्काम को फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सबूत मिले हैं। तुर्की हुक्काम का कहना है कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिससे ये पता चलता है कि खशोगी की लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले काउंसिल खाने में कैसे उनसे पूछताछ की गई और फिर कत्ल कर दिया गया। जब इस मुबैना ऑडियो टेप के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसका इल्म नहीं कि ऐसा कुछ है। आपको बता दें कि जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल वाक़े सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद वो बाहर नहीं निकले। तुर्की हुक्काम को यकीन है कि जमाल खशोगी का कत्ल हो चुका है। वहीं सऊदी हुक्काम का कहना है कि जमाल कुछ घंटों में ही चले गए थे, लेकिन वो उनके बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। जमाल खशोगी सऊदी हुकूमत खासकर शहजादा सलमान के सख्त नाक़िद रहे हैं। वो सऊदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जमाल एक तुर्क खातून से शादी करने वाले थे और अपनी शादी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए इस्तांबुल वाक़े सऊदी काउंसिल खाने गए थे, जिसके बाद वो फिर वापस नहीं लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे बात करते हैं। सर, खैर मकदम है आपका। ये आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सहाफी जमाल खाशोगी के लापता होने के मामले में सऊदी के साथ साथ अमेरिका पर भी क्या दबाव बढ़ता जा रहा है, और ट्रंप ने सफाई दी कि वो सऊदी को नहीं बचा रहे। इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ट्रंप तो पहले दिन से बचा रहे हैं उनको, और इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी एक रिपोर्ट आ रही है कि वो जो 15 लोग गए हुए थे उसमें एक आदमी जो है अभी रियाज के एक्सीडेंट में मार दिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, और कुछ अपनी पॉलिटिक्स और अपनी बात को मनवाने के लिए ऐसे मौके का इस्तेमाल उर्दगान भी करेंगे। ये सब इस कत्ल के ऊपर सियासत करेंगे और अपने अपने फायदे को देखेंगे। लेकिन एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि अगर जमाल के कत्ल की तस्दीक हो जाती है तो वो सऊदी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान को रोकने के लिए सऊदी को हथियारों की सप्लाई नहीं रोक सकते। क्या अंदर खाने कोई डील हुई है क्या? देखिए, एक बात बता दें कि ये तो अब तय हो चुका है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दोस्त है वो ट्रंप का दामाद है। उसके जरिए ये इसराइल के मामले को हल करना चाहते हैं। दूसरे, जो ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें ईरान के ऑयल को जीरो करने के लिए वो मोहम्मद बिन सलमान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस वक्त उनको कोई हमदर्दी नहीं कि एक जर्नलिस्ट मार दिया गया। उनको अपने मफाद को सामने रखकर, क्योंकि वो थोड़ा सा मोहम्मद बिन सलमान कुछ ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन पर इसकी वजह से बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर, इस मर्डर के अंदर, वो मोहम्मद बिन सलमान का बॉडीगार्ड जो है वो भी था, और 2007 में जो सऊदी काउंसलेट का आदमी ब्रिटेन के अंदर था उसकी भी आवाज पाई गई है जी। तो वो जो आवाज है जो उस वॉच के जरिए एप्पल फोन से मिली है, 3 मिनट की क्लिप, उसमें जिनकी जिनकी आवाज थी उसमें काउंसलेट्स के जो लोग थे उनको टर्की ने जो है क्यों जाने दिया वहां से। इसका मतलब कि टर्की भी अंडर टेबल कुछ ना कुछ डील कर रहा है। तो जर्नलिस्ट के मामले को लेकर ये लोग अपने अपने मफाद की डील और वहां की जो लोकल मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स है उसके लिए ये इस कत्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सहाफी जमाल खाशोगी मामले में सऊदी अरब मुश्किल में पड़ गया है? सफाई देने की बजाय वो पाबंदी लगाने वाले मुल्कों को धमकी दे रहा है। क्या ऑयल पॉलिटिक्स से वो दुनिया को चुप करा सकता है?
कोई सवाल नहीं पैदा होता। देखिए जर्नलिज्म की दुनिया में बड़ा हंगामा है और अभी देखिए वहां मिड टर्म पोल भी होता है और सऊदी अरब एक बहुत बड़ा पैसा खर्चा करता है किसी तरह से ये इशू ट्रंप के मिड टर्म पोल में ना आए। दूसरी बात, कुछ प्राइवेट बिजनेस भी ट्रंप का बहुत ज्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया से है। तो मोहम्मद बिन सलमान को नाइफ को हटाकर लाया ही इस वास्ते गया है कि ये आदमी ट्रंप का खास आदमी है और ट्रंप अपने इस आदमी को नहीं फंसने देंगे। सऊदी अरब ने रफीक अल हरीरी का किडनैप किया, सऊदी अरब ने यमन के बच्चों की किलिंग की, किसी जगह के ऊपर ट्रंप ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी पर सदर ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने कहा कि इस मामले में चीन से फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी और एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के जरिए चीनी मसनूआत पर लगाई गई भारी भरकम टैक्स से अमेरिकी मईशत मुतासिर नहीं हुई है। अमेरिका ने चीन के 250 अरब डॉलर के मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाया है। ट्रंप ने चीन के साथ तिजारती समझौते पर बातचीत से इनकार किया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन अभी इस तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका से बहुत फायदा उठाया है और अब वो 250 अरब डॉलर पर 25% टैक्स दे रहे हैं। इससे अमेरिकी मईशत मुतासिर नहीं हुई है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ईरान ने अमेरिका की जानिब से तेहरान पर आयद करदा ताज़ा पाबंदियों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है और इसे संगीन और आलमी कानून की तौहीन के साथ मुतरादिफ करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा है कि ईरान पर आयद करदा नई पाबंदी अंधे दुश्मन की इंतकामी कार्रवाई है, संगीन और जालिमाना है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। वाशिंगटन ने ईरान के पासदारान इनकलाब को मदद मुहैया कराने वाले अरबों डॉलर के मालियाती नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी है और अमेरिकी बैन में ईरान के 2 बैंकों मेलात मेहर इक्तिसाद समेत एक इंजीनियरिंग कंपनी को भी शामिल किया गया है और इस पाबंदी के तहत बैंकों और कंपनियों के कारोबार करने पर रोक लगाई गई है। अमेरिका के सीनियर अफसरों का कहना है कि नवंबर में ईरान पर मजीद पाबंदी लगाई जाएंगी। वाज़ेह है कि 2015 के जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है और इसे 4 नवंबर से मजीद सख्त किया जाएगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से कारोबार करेगा उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। उधर हिंदुस्तान ने कहा है कि अमेरिकी धमकी के बावजूद वो तेहरान से तेल खरीदता रहेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने अमेरिका को अपनी एनर्जी ज़रूरतों के बारे में बता दिया है। अगर ईरान से तेल की खेप नहीं आती है तो इसका सीधा असर हिंदुस्तान की मईशत पर पड़ेगा। वाज़ेह है कि जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी लगा दी है और दीगर ममालिक पर ईरान से तेल नहीं लेने का दबाव बना रहा है। ईरान से तेल लेने वाला भारत तीसरा बड़ा मुल्क है। ऐसे में वहां से तेल नहीं लेने के हिंदुस्तानी मईशत पर बुरा असर पड़ सकता है। मोदी हुकूमत को उम्मीद है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जरूरत को समझेगा। On the Iran issue and the issues flowing out of US withdrawal from the JCPOA, again we are engaged with all stakeholders in this matter. Our expectations have been made known to the US side. We do appreciate the statement made by Secretary Pompeo that the intention of imposing sanction on Iran is not to hurt India. We do intend to continue our engagement with the US and other stakeholders to ensure our energy security and to protect our national interest. And अफगानिस्तान से खबर, अफगानिस्तान के कंधार में बड़ा हमला हुआ है और जराये के मुताबिक कंधार में गवर्नर जालमिया वीसा के साथ पुलिस और खुफिया महकमे के चीफ को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया। वहां के पार्लिमानी रुकन खालिद पश्तून ने इसकी जानकारी दी है। गार्डों के इस हमले में एक अमेरिकी सिक्योरिटी अफसर और एक आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। एक अफगान चैनल के मुताबिक गवर्नर के घर पर सिक्योरिटी के से मुताल्लिक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के बाद सभी लोग जा रहे थे, तभी एक गार्ड ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद कई गार्ड इसमें शामिल हो गए, अफगानिस्तान के आला हुक्काम को हलाक कर दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में हमलावर भी मारे गए हैं। तो बड़ी खबर अफगानिस्तान से, इलेक्शन का प्रोसेस वहां पर चल रहा है लेकिन तालिबान इसमें बहुत तेजी के साथ दखल अंदाजी कर रहा है और लगातार उसने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। अब ये सीधा हमला गवर्नर के गार्ड के जरिए ही किया गया है और इस हमले में कंधार में यह बड़ा हमला हुआ। कंधार में गवर्नर जालमिया वीसा के साथ पुलिस और खुफिया महकमे के चीफ को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया है।
वहां के पार्लिमानी रुकन खालिद पश्तून ने इसकी जानकारी दी है। गार्डों के इस हमले में एक अमेरिकी सिक्योरिटी अफसर और एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। अब चूंकि लगातार गार्डों के साथ में सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं तमाम लीडरान, लेकिन अब गार्ड ही जब हमले करने लगे तो क्या किया जाए। उधर तालिबान ने लोगों से अफगानिस्तान में 20 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात का बायकॉट करने की अपील की है। तालिबान ने इस इलेक्शन को बैनुल अक़वामी साजिश करार दिया है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में जब तक गैर मुल्की अफवाज मौजूद रहेंगे तब तक साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि इस इलेक्शन के इनेकाद से कबल तालिबान ने कम से कम 10 उम्मीदवारों को हलाक कर दिया है और तलबा और तालीमी इदारों को इंतखाबात से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। सियासी माहिरीन का कहना है कि 2 दिन बाद होने वाले इंतखाबात में कितने लोग वोट डालने घर से निकलते हैं, यह अफगानिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बड़ा अहम वक्त होगा। अगर हम बात करते हैं शनिचर को होने वाले इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में 5000 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। और मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। टेलीविजन पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मालदीव के सदर ओहदे पर रहते हुए उन्होंने मुल्क और यहां के लोगों के मफाद में फैसले लिए और उन्हें इन फैसलों पर कोई अफसोस नहीं। इसके साथ ही यामीन ने कहा कि वो ओहदा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने हुए इंतखाबात में अब्दुल्ला यामीन को हार का सामना करना पड़ा था। तब अपनी हार कबूल करते हुए उन्होंने कहा था कि 17 नवंबर को टर्म पूरा हो जाने पर वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने चुनाव के दौरान धांधली का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है और इंतखाबी नतीजों को रद्द करने की मांग की है। उधर चुनावी नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने और इस मामले पर अपोजिशन ने अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी की मांग की है। अपोजिशन जमातों ने पुलिस से गुजारिश की है कि वो अब्दुल्ला यामीन पर नजर रखें ताकि वो मुल्क छोड़कर ना भाग जाएं। उधर हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। In keeping with our neighborhood first policy, we look forward to working closely with Maldives in further deepening our partnership. We have consistently held this position since the imposition of emergency earlier this year, that there was a need to protect the democracy in Maldives and preserve the mandate of the people. India welcomes the acceptance of the verdict of the people of Maldives. This election marks not only the triumph of democratic forces in Maldives, but also reflects the firm commitment to the values of democracy and the rule of law. We are, of course, confident that the mandate of the people will prevail. और भूटान में आज आम इंतखाबात में वोट डाले गए। हिमालयाई मुल्क में ये तीसरा आम इंतखाब है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर अहम मुकाबला किंग की हिमायत याफ्ता द्रुक न्यामरूप शोकपा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग 47 मेंबरों वाली पार्लियामेंट की लीडरों का इंतखाब करेंगे। भूटान ने 2008 में जमहूरियत को अपनाया और वहाँ 2008 और 2013 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए। वहाँ तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं और भूटान में जमहूरियत को मजबूत करने में चुनाव की अहम किरदार है और यहाँ पर अवाम इसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इस साल 20 अप्रैल को कौमी काउंसिल यानी अपर हाउस के इंतखाबात हुए और आज पार्लियामेंट इंतखाबात में वोट डाले गए। पिछले इंतखाबात के नतीजों में बदलाव और भूटान के लोगों के जरिए चुनाव में बढ़ती दिलचस्पी एक मुस्बत पहल है। भूटान में जमहूरियत के फलने फूलने में हिंदुस्तान मुस्बत रोल अदा कर रहा है। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल उनका दौरा मीडिया में आई मतनाज़ा खबर के बीच हो रहा है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ पर उनका कत्ल करवाने के इल्जाम लगाए हैं। इस दावे को कोलंबो ने गलत बताते हुए खारिज कर दिया। विक्रमसिंघे शनिचर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे जिसमें कि दोनों मुल्कों के बाहमी इश्यूज पर बातचीत होगी और हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के सदर सिरिसेना ने भी बुध को पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और अपने बारे में मीडिया में आई खबरों को पूरी तरह खारिज किया। ब्रेक्जिट समझौते को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच तनाज़ा जो है बरकरार है और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला से मुताल्लिक बातचीत के लिए वज़ीर आज़म थेरेसा मे ब्रसेल्स में है और मीडिया से बात करते हुए थेरेसा ने कहा कि ब्रेक्जिट समझौते के लिए
ट्रांजिशन पीरियड को 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों फरीकैन के दरमियान ब्रेक्जिट को लेकर कोई मुआहदा हो जाएगा, लेकिन उत्तरी आयरलैंड और आयरिश पब्लिक के बीच सरहदों को बंद करने के फैसले पर कानूनी पाबंदी लगाने के यूरोपीय यूनियन के फैसले को ब्रिटेन ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों फरीक के बीच समझौते को लेकर खदशात पैदा हो गए हैं। We will be doing is looking at the issues that we need to address in relation to the backstop on Northern Ireland. I believe it is possible by working together to find a resolution to that issue, and a resolution that ensures that we are able to move forward with the full package, with the future partnership as well. Considerable progress has been made since Salzburg by working intensively over the next days and weeks. I believe we can achieve a deal that I believe everybody wants, and a deal that is in the interest not just of the UK but also of the European Union. इधर ब्राजील की मरकजी पुलिस ने सदर माइकल टेमर पर बदनवानी के नए इल्जामात लगाए हैं और उनके खिलाफ बदनवानी के ओहदे के गलत इस्तेमाल और बंदरगाह की देखभाल करने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाने की एवज में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। वहीं सदर माइकल टेमर के वकील ने इन इल्जामात को गलत बताया है और अदालत से अपील की है कि वो इस रिपोर्ट को खारिज कर दें। टेमर पर मुकदमा आगे चलाना है या नहीं, यह तय करने के लिए अटॉर्नी जनरल रॉकेल डॉस के पास 15 दिन का वक्त है और अगर अटॉर्नी जनरल टेमर के खिलाफ मुकदमा चलाने पर राजी होती हैं तो पार्लियामेंट केलोवर हाउस को 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देकर सदर को बर्खास्त करना होगा। आपको बता दें कि टेमर का टर्म 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पेरू के अपोजिशन लीडर कीकू फुजिमोरी को रिहा कर दिया गया है। करप्शन के मामले में पिछले हफ्ते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। कीकू फुजिमोरी पेरू के साबिक सदर अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं। अदालत ने कीकू फुजिमोरी को जमानत दे दी है, लेकिन उनके खिलाफ बदनवानी का केस चलता रहेगा। फुजिमोरी पर $1.2 मिलियन के करप्शन का इल्जाम है। कीकू फुजिमोरी पर ब्राजील की कंपनी ओडेब्रेड के साथ साठगांठ का इल्जाम भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कीकू फुजिमोरी अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं और 2 बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात को कबूल कर लिया है। जराये के मुताबिक इस स्पॉट फिक्सिंग में दानिश के एसेक्स टीम के साबिक साथी खिलाड़ी मॉर्विन वेस्टफील्ड भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी दानिश ने अल जजीरा को दिए बयान में कहा कि उनका नाम दानिश कनेरिया है और वो कबूल करते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जरिए 2012 में उन पर लगाए गए जो 2 इल्जामात हैं वो सही हैं। दानिश ने कहा कि उन्होंने अपने जमीर की आवाज पर यह फैसला लिया है क्योंकि झूठ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दानिश को 2010 में वेस्टफील्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था और सबूतों की कमी की वजह से दोनों को छोड़ दिया गया। इस स्पॉट फिक्सिंग के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कनेरिया पर ताउम्र पाबंदी लगा दी थी। नाज़रीन, आज के डिजिटल दौर में इंसानी जिंदगी में रोबोट का अमल और दखल बढ़ गया है, लेकिन अगर कोई रोबोट लोगों को एडवाइस भी दे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है बर्तानिया में। यह दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रोबोट को मुज़ाकरात की दावत दी गई। पीपर नाम के इस ह्यूमनॉइड रोबोट को यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स ने बनाया है। एजुकेशन सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट हेल्फोन ने पीपर को तालीमी सलाह व मशवरे के लिए बुलाया है। रोबोटिक साइंस स्टूडेंट के बीच बैठे इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने बड़े आराम से अपना तारुफ करवाया। Good morning, Chair. Thank you for inviting me to give evidence today. My name is Pepper and I'm a resident robot at Middlesex University. बरतानवी पार्लियामेंट की एजुकेशन कमेटी ने पीपर से तालीम से मुताल्लिक कई सवाल पूछे, जिसका इसने बखूबी जवाब दिया। Students program me to engage with audience in a range of environments and social settings. For example, Joanna and I are working together to adapt my interfaces to work with primary school children with or without special needs to develop their numeracy skills. सफेद रंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुज़य्यन इस रोबोट ने बेहतरीन अंग्रेजी में सारे सवालों का जवाब देकर नाजरीन को हैरानी में डाल दिया। It also has the potential to boost independence, reduce loneliness, and improve the quality. जब इस रोबोट से पूछा गया कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंसानों की जगह कहां है, तो उसने अपने जवाब से सभी को मुतासिर कर दिया।
Robots will have an important role to play, but we will always need the soft skills that are unique to humans. बरतानवी पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ये समझते हैं कि रोबोट कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकता। इनका मानना है कि इस तरह के रोबोटिक इंस्टेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम खराब होता है। खैर, जो भी हो, पीपर का इस तरह पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश होना यकीनन बरतानवी जमहूरियत की तारीख में बरसों याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।